आज़ाद हिंद फौज के साथ में ऐसा हुआ क्या था कि कांग्रेस के नेता ने पूरा का पूरा पासा ही पलट दिया था और एक ऐसा वकील था जिसने आज़ाद हिंद के लिए इतना सब कुछ किया था कि आज हम उसको इतना मानते। और जो आज़ाद हिंद जिसने बनाया था, इसकी पूरी जानकारी हम बताएंगे कि आज़ाद हिंद फौज के साथ में हुआ क्या क्या था। उनको गिरफ्तार किया गया, उनको फांसी दी गई या फिर पूरी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ, और अभी तक आपने हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए। और आपके लिए एक सवाल है, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस जी को सबसे पहले नेता किसने कहा था? जी हाँ, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में आपको मैं बता दूं तो इसका गठन 1942 में हुआ था और इसका सीधा एक ही टारगेट था कि अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत से भगा देना, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो जाना, यही पूरा टारगेट था। और इस सेना को बनाने का सबसे पहले ख्याल 3 लोगों के मन में आया था। जी हाँ, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल, इन 3 लोगों के मन में ख्याल आया था और इन्हीं तीनों लोगों ने इसका गठन किया था। शुरुआत में इस सेना में हमारे भारत के ही लोग थे। जापान ने दूसरे विश्व युद्ध में उन लोगों को बंदी बना लिया था। इसमें बर्मा और मलाया और मौजूद भारतीयों स्वयंसेवकों ने भी हिस्सा लिया हुआ था। जो सेना में पहले कभी 16,000 सैनिक हुआ करते थे, उस समय में उसके पास मात्र 7,000 सैनिक बचे हुए थे। जी हाँ, आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने 4 जुलाई 1943 को इस सेना की कमान संभाली थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने ब्रिगेड महात्मा गांधी जी ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, सुभाष चंद्र बोस और ब्रिगेड डॉक्टर अब्दुल कलाम की सेनापति की ब्रिगेड बनाई हुई थी। और तो और सेनापति शहनवाज खान थे और इसी तरह कर्नल सहगल और कर्नल ढिल्लो भी एक एक ब्रिगेड के सेनापति थे। दिल्ली चलो नारे के साथ मिलकर भारत नारे के साथ इस फौज ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की ईस्टर्न बॉर्डर और बर्मा के साथ लड़ा। लेकिन इस युद्ध में अचानक से पासा उल्टा पड़ गया था और जापान और जर्मनी की हार हो गई थी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को टोक्यो की ओर आना पड़ा था। और बीच में ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का प्लेन क्रैश में निधन हो गया था। और हालांकि आज तक उनके इस मौत का रहस्य आज तक नहीं खुल पाया, किसी को पता नहीं चला कि किस वजह से उनकी मौत हुई थी। जी हाँ, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की निधन होने के बाद 1945 में आज़ाद हिंद फौज को पकड़ लिया गया, हजारों सैनिकों को पकड़ लिया गया और लाल किले में एक मुकदमा चलाया गया और जो आज़ाद हिंद फौज के कमांडर थे उनके ऊपर एक अलग से राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इस बात का विरोध कांग्रेस और पूरे देश ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था और यहीं से शुरुआत होती है उस मुकदमे की जहां पास से पूरे देश के अंग्रेज़ों की सरकार को हिला कर रख दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों से उस समय बहुत बड़ी गलती हो गई थी 1945 के दौर में, जब देश आज़ाद होने के बिल्कुल करीब था, फिर तभी ऐसा हुआ। और वहीं दूसरी तरफ से लड़ने वाले आज़ाद हिंद के फौज के जो सैनिक थे, एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख कमांडर में थे। आज़ादी के लिए नहीं बल्कि अपनी मौत के समय में जब यह मुकदमा उनके ऊपर चल रहा था, वायसराय लॉर्ड वेवेल और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के चीफ अचॉन ब्लैक और इन लोगों ने ये बोला कि ये मुकदमा खुली अदालत में होगा। दोस्तों, ये खुली अदालत में मुकदमा तभी होता है जब, और दोस्तों खुली अदालत में केस चलाने में जब एग्जाम्पल लिया जाता है तब खुली अदालत में होता है केस। दरअसल अंग्रेज ये दिखाना चाहते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो सैनिक थे या सेना थी वो दरअसल अंग्रेजों की चाकरी कर रही थी, को कमज़ोर थी, डरपोक थी और गद्दार, कायल, और साथ में गुलामी भी कर रही थी अंग्रेजों की। वो ये दिखाना चाहते थे अंग्रेज, इसीलिए उन्होंने
खुली अदालत में केस करने के लिए बोला था। ये सब बातें बोलकर ये उनके मन से निकालना चाहते थे कि जो नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस जी के लिए इतना सम्मान है, इतना सब कुछ है, वो सब खत्म हो जाए। और अंग्रेजों ने यही सोचकर सबसे बड़ी गलती की थी। उनको क्या लगता था कि हमारी अंग्रेजी सेना है, ये सब बातें मानकर मान जाएगी, लेकिन उन्हें ये कहाँ पता था कि ये इंडिया के आदमी हैं। क्योंकि पूरा भारत आज़ाद हिंद फौज की जो सेना थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उस सेना के ऊपर सभी लोग गर्व कर रहे थे। जी हाँ, और जब ये केस उन पे चला, आज़ाद हिंद फौज में चला, तो पूरा भारत देश जाकर खड़ा हो गया उनके साथ में। अब यहाँ पास से होती है शुरुआत। कांग्रेस पार्टी ने जो उनके मेन वकील थे उनको इस मैदान पर उतार दिया था आज़ाद हिंद फौज के लिए। जी हाँ, और जो इसमें वकील थे मैं उनका नाम बताते जा रहा हूँ। जी हाँ, तेज बहादुर, जवाहरलाल नेहरू जी, कैलाश नाथ, असफ अली जैसे लोग लीड कर रहे थे इस केस को। जी हाँ, और यहाँ पास एक आदमी का और नाम जुड़ता है, भूला भाई देसाई, जो उस समय बहुत बीमार चल रहे थे। लेकिन डॉक्टरों ने इनको मना किया था उठने से, लेकिन ये फिर भी नहीं माने और फिर भी वह युद्ध किया। और मैं आपको बता दूं, ये भूला भाई देसाई ये कौन थे? ये वही थे जिसने कुछ साल पहले कांग्रेस के साथ गद्दारी करने का आरोप लगाया था। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था, तो जब भूला देसाई अरेस्ट नहीं हुए थे, उनको गिरफ्तार किया ही नहीं गया था, क्योंकि इससे पहले यह बहुत बीमार थे। और इनकी गिरफ्तारी से पहले कांग्रेस और मुसलमान लीग के बीच में बातचीत चल रही थी, जिससे देश का बंटवारा टल सके। फिर जब इसके बाद कांग्रेस के जो जितने लीडर्स थे सबको अरेस्ट हो गए थे। यहाँ लेकिन फिर जब जो साथ में जिसने दिया वो मुस्लिम लीग के बड़े नेता लियाकत अली खान के साथ में कंटिन्यू किया था सीक्रेट ढंग से। लेकिन यदि वो कुछ और भी इस बारे में वह कुछ पब्लिक करते, इससे पहले मीडिया के द्वारा ये पूरे हर खबर फैल गई थी, ये पूरे देश में फैल चुकी थी ये बात कि गांधी जी और नेहरू जी शायद कांग्रेस के साथ नेताओं का कहना था। इस बातचीत के बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। उधार जिन्ना ने भी अली खान के साथ में ऐसा बयान दिया था, इसीलिए उनको कांग्रेस पार्टी से अलग कर दिया गया था और उन पर दगाबाजी का आरोप लगाया गया। और जो देसाई थे उनको ये पाप धुलने के लिए लाल किले का मुकदमा बिल्कुल परफेक्ट लगा था। फिर वो डेट आई 5 नवंबर 1945 के दिन ये मुकदमा शुरू हुआ और लाल किले के बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ आई थी, लोग वहाँ पास समा नहीं रहे थे। और इस मुकदमे से भूला भाई देसाई कई दिनों तक, महीनों तक तीनों कमांडरों के साथ फैकी के 10 दिनों तक बिना नोटों के साथ युद्ध लड़ते रहे। और मुकदमे के दौरान भूला देसाई ने एक दलील अपील की थी और अदालत को बताया था कि जापान से हारने के बाद खुद ब्रिटिश आर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल हंटर आज़ाद हिंद फौज के जवानों को कहा था कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा हमने आप लोगों को जापान सरकार को सौंप दिया। जिस तरह से आपने अंग्रेजी सरकार के साथ में वफादारी के साथ काम किया, वैसे ही आप जापानियों के साथ में वफादारी से काम करेंगे। और साथ में हंटर ने यह भी कहा था आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आप सज़ा के भागीदार रहोगे, आपको सज़ा भुगतनी होगी। कर्नल हंट ने इतना कहने के बाद जापानियों को सौंप दिया था। भारतीय सैनिक के ऊपर अंग्रेजी बगावत करने का कोई मुकदमा जारी ही नहीं हुआ था, कोई बगावत हुई ही नहीं थी। और भूला भाई ने इसके साथ में एक ज्ञान और दिया था कि इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से हर आदमी को अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए अधिकार है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज एक आज़ाद और अपनी इच्छा से शामिल हुए लोगों के साथ आज़ाद फौज है। और उनकी जो निष्ठा है अपने देश के साथ में है।
जिसको आज़ाद करवाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को देश के बाहर रहकर एक अस्थायी टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई। उसका अपना एक संविधान है कि सरकार के विश्व के 9 देशों के साथ मान्यता प्राप्त है, यानी मान्यता मिली हुई है। भारत कानून के तहत इस मामले की कार्रवाई की नहीं जा सकती थी और इसी तरह इसी दलीलों के साथ में भोला भाई देसाई ने अपने केस के ऊपर बहुत मजबूती के साथ पकड़ बना लिया हुआ था। लेकिन अंग्रेजी सरकार वो भी पीछा नहीं छोड़ रही थी और आज़ाद हिंद फौज के पीछे वो भी हाथ धोकर पड़ गई थी और ऐसे न जाने कितने झूठ फैलाए थे। जी हाँ, और न जाने ऐसे झूठे झूठे जो गवाह थे उनको पेश किए थे और एकजुट बनाए थे। भोला भाई देसाई और उनके जो गवाह थे उनको इस तरह से घुमाया गया था कि वह फौज की बहादुरी के गुणगान गाने लगे थे। अब जब क्योंकि जो मामला है वो चल रहा था, तो जब खुली अदालत में वहाँ पास पहुँचे तो देखा मीडिया वहाँ पास पहले से थी और जो जनता थी वो भी बहुत ज़ोर तोर से आ रही थी और ज़्यादा सुनने के लिए। आज़ाद हिंद फौज के जो किस्से थे तेज़ी से वो वायरल हो रहे थे, दिल्ली से लेकर कराची हर जगह पे फैल रहे थे। तो लोग जहाँ जहाँ से सुन रहे थे वहाँ वहाँ के लोग आ रहे थे, चाहे वो कितने ही दूर से क्यों नहीं, तो लोग आके सुन रहे थे कि आखिर था क्या, क्यों सुनने के लिए, वो सब देखने के लिए वहाँ पास आए थे। और फिर नेताजी की सेना भारत वर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। अब थोड़ा यहाँ पास से समझते हैं। जब भारत छोड़ो आंदोलन के बीच में अंग्रेजों के बीच में जब ये युद्ध हो रहा था तो वहाँ पास उस युद्ध को रोका गया ही नहीं, बल्कि और वहाँ पास उसको और बढ़ावा और दिया गया था और फिर पूरा भारत और आंदोलन में उतर आया था। इतना सब होने के बाद फिर वो डेट आती है, जी हाँ, जो कि 3 के 3 ब्रिगेडर थे उन सबको फांसी या कारावास, जी हाँ हम बताते। 4 जनवरी 1946 को IAANA जो कमांडर सहगल, ढिल्लन और शहनाज की फांसी की सजा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और हालांकि कुछ सालों के बाद इनकी जो सजा थी वो भी माफ़ कर दी गई थी और जेल से छोड़ दिया गया था। और आपको एक आज़ाद हिंद फौज की कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा और ऐसी स्टोरी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। जय हिंद।